सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हम एक ऐसे किरदार के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जो पहली बार 1985 में विधायक बने थे, अर्थात 37 साल पहले, और 47 साल का लंबा राजनीतिक जीवन विधायक के तौर पर जीने के बाद भी आज भी उनके परिचय के साथ सम्मानीय विधायक शब्द ही लगा हुआ है। उन्होंने इस दौरान राजनीतिक रूप से दल भी परिवर्तित किया, लेकिन उनकी हैसियत में बदलाव नहीं आया। पूर्ववर्ती दल में भी वह माननीय विधायक की हैसियत में थे और नई पार्टी में भी वह माननीय विधायक की हैसियत में है। विंध्य क्षेत्र में अपनी विनम्रता के लिए, अपनी स्पष्टता के लिए, अपनी जनता के बीच में पकड़ के लिए ख्यात ये राजनीतिज्ञ राजनीतिक दल के अंदर अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया, ये पहेली है। उम्र के 8 दशक लगभग पूरा करने जा रहे यह शख्स जीवन भर अभिमन्यु के तौर पर ही क्यों देखा जाता रहा, ये अजीब सी पहेली है। इस पहेली को ही बूझने की कोशिश हम आज करेंगे। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र के प्रभावशाली नेता नागेंद्र सिंह के संदर्भ में। नागेंद्र सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन 1985 में विधायक के तौर पर कांग्रेस से शुरू किया था। हालांकि इससे 10 साल पहले ही छात्र राजनीति के दौरान ही वह नगर पालिका रीवा तक का चुनाव जीत चुके थे। नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। लेकिन इतना लंबा राजनीतिक जीवन जीने के बाद भी ना तो कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक विधायक से इतर किसी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं समझा। वह 4 बार जनता के स्तर पर समर्थन पाने में कामयाब रहे, अर्थात 4 बार विधायक का चुनाव उन्होंने जीता। लेकिन अपने राजनीतिक दल का विश्वास जीत पाने में वो क्यों नाकाम रहे, या वो पहेली है जिसे बूझने की कोशिश आज हम करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह शख्स राजनीति की बिसात पर केवल अभिमन्यु के तौर पर ही पहचाना जाएगा, या इसके संदर्भ में अभिमन्यु से इतर अर्जुन होने की कोई संभावना भी हम देख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और विंध्य क्षेत्र की इस कद्दावर शख्सियत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर कुछ गंभीर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी मनीष त्रिपाठी ने नागेंद्र सिंह को केंद्र में रखकर तैयार की है। गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह की शख्सियत के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती इस रिपोर्ट का पहला भाग आइए देखते हैं। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कुछ इसी जुनून के साथ जिंदगी का सफर शुरू करने वाले नागेंद्र सिंह सियासी सरजमी पर वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी कहानी अपने ही अंदाज में लिखते चले गए। न कभी मंजिल के बारे में सोचा, न कभी हौसला हारे। कठिन से कठिन वक्त में भी हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने दिया। 4 बार विधायक बने। गुड़ की जनता की सेवा का भाव इतना गहरा रहा कि न किसी जीत का असर हुआ, न हार का। नागेंद्र सिंह एक योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद भी उनको वो मुकाम हासिल न हो पाया जिसका ख्वाब सार्वजनिक जीवन जीने वाला कोई भी इंसान देखता है। आखिर क्यों नागेंद्र सिंह अपनी राजनीतिक पारी में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे रहे? रीवा जिले के जरहा गांव में 3 अक्टूबर 1942 को जन्मे नागेंद्र सिंह ने जिले के प्रतिष्ठित ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से बीए करने के बाद वहीं से कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनका रुझान राजनीति की तरफ रहा और यहीं से उनके सियासी सफर ने रफ्तार पकड़ी। खेलों में गहरी रुचि रखने वाले नागेंद्र सिंह खेल खेल में सक्रिय राजनीति में उतरे और मंझे हुए खिलाड़ी की तरह पहली ही बार में मैदान मार लिया। LLB करते हुए उन्होंने दोस्तों के साथ नगर पालिका का चुनाव लड़ा। नागेंद्र सिंह के साथ उनके कई दोस्त इस चुनाव में जीत हासिल करने में सफल रहे। पहली बार नगर पालिका का चुनाव जीतने के साथ ही जनसंघ की मदद से 1975 में रीवा नगर पालिका के अध्यक्ष चुन लिए गए। अध्यक्ष बनना उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन की बड़ी सफलता मानी जाती है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस नेता श्यामाचरण शुक्ल ने नागेंद्र सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में उनको रीवा से टिकट देने का फैसला किया गया, लेकिन तत्कालीन मंत्री और रीवा विधायक मुनि प्रसाद तिवारी के दबाव में उनको रीवा की जगह गुड़ से टिकट दी गई, जिसमें नागेंद्र सिंह ने शानदार जीत हासिल की। विधायक के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उनको 1987 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया।
खेलों से लगाव के चलते नागेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल का सदस्य बना लिया गया। इसी दौरान नागेंद्र सिंह 3 साल के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उनका सियासी सफर रफ्तार नहीं पकड़ पाया, जबकि वो कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह के बेहद करीब रहे। जाने क्या हुआ कि 1990 में कांग्रेस ने उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया। इसके बाद किसी भी चुनाव में नागेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने लायक ही नहीं समझा गया और इस बीच 1998 में बीजेपी के कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा ने 1998 में नागेंद्र सिंह से फोन पर बात की और उनको समझाया कि अब आपकी जगह कांग्रेस में नहीं है। पटवा जी के कहने पर 1998 में नागेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने के बाद नागेंद्र सिंह की किस्मत पलटी। उनको 2003 में गुड़ विधानसभा से टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। अब इसी दौरान 2003 से 4 में वो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। 2008 में बीजेपी के टिकट पर वो तीसरी बार गुड़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2013 में भी बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी पार्टी का भरोसा उन पर कायम रहा और 2018 में फिर उनको टिकट मिली और चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बीजेपी से तीसरी बार के विधायक होने के बाद भी नागेंद्र सिंह सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए। सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलने के पीछे विंध्य का सियासी और जातिगत गणित काफी हद तक जिम्मेदार है। नागेंद्र सिंह के सियासी चक्रव्यूह में फंसने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, आप सुनिए। नागेंद्र सिंह जी को मैं जानता हूँ, मेरे साथ विधायक रहे हैं। वो बड़े सीनियर लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, जमीनी नेता हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि जमीनी जो नेता होता है वो कभी चक्रव्यूह में नहीं फंसता। चक्रव्यूह उसको फंसा नहीं सकता। ये हो सकता है कोई पद पर है, नहीं है, जवाबदारी है, नहीं है। कई बार आकलन का आधार हमारा हो जाता है कि कौन कितने बड़े पद पर है, और पद पर नहीं है तो हम मानते हैं कि चक्रव्यूह में फंस गया है। ऐसा नहीं है, पद निश्चित होते हैं। देखिए, नागेंद्र सिंह गुड़ कोई अकेले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन लोगों को दूसरी पार्टियों से चुराया चॉकलेट दिखाकर, उनके साथ उन्होंने यही व्यवहार किया। तो ये जो है, लोगों को साथ में लेकर लाभ उठाकर उनको शून्य करने का काम लगातार ये पार्टी करती रहती है। धीरे जब चले जाते हैं तो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अब इस जाल को तोड़ना सबके बस की बात है नहीं, तो इस जाल में वो फंसे हुए हैं। सियासी गुणा गणित जो भी रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि नागेंद्र सिंह जाति और विश्वास के फेर में फंसे रहे। उनका ठाकुर होना और रीवा का ब्राह्मण बाहुल्य वाला क्षेत्र होना भी उनके उत्थान में बाधक कहा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। तो भारतीय जनता पार्टी में वो उस हिसाब से शामिल नहीं हो पाए जैसे कि वो लगे। जैसे अभी भी रीवा में जो एक उनकी फर्स्ट इमेज है, पहली इमेज है, अभी भी उसके पीछे कांग्रेस खड़ी दिखती है। यद्यपि 2003 से अब तक वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, 1 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके, 4 बार, मतलब सीनियर आदमी हैं। लेकिन वो एक पहचान जो उनकी शुरू में बनी थी, उस पहचान से वो मुक्त नहीं हो पाए। अब नागेंद्र सिंह उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहाँ पर उनको कुछ मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। सियासी चक्रव्यूह में फंसे ये अभिमन्यु अब उम्र के भी चक्रव्यूह में हैं और यहाँ से उनके चक्रव्यूह से बाहर आने की उम्मीद कम ही नजर आती है। लेकिन नागेंद्र सिंह जिस जीवटता वाले आदमी हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अहमद फराज का ये शेर उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, तो कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में ही रहा। INH 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में ही रहा। इस साल अक्टूबर माह में नागेंद्र सिंह 80 वर्ष के हो जाएंगे। 75 साल पार नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में घर बिठा देने की पॉलिसी बनी हुई है। ऐसे में नागेंद्र सिंह के पास में क्या अभिमन्यु के तौर पर ही सियासत से विदा लेने की स्थिति आ गई है? ये विचार का विषय होना चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता के स्तर पर जिस शख्स को 4-4 बार स्पष्ट तौर पर प्यार मिला, उसे अपनी ही पार्टी में वो सम्मान और स्थान क्यों नहीं मिला? क्या खामी रही नागेंद्र सिंह की शख्सियत में
जो 47 साल के राजनीतिक सफर में भी यह शख्स ना तो पार्टी में कभी शीर्ष स्तर पर दिखा, न ही सत्ता में कभी मंत्री पद पर दिखाई दिया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बालेंदु शुक्ल खासतौर पर मौजूद हैं। बालेंदु शुक्ल जी उस समय पर मंत्री हुआ करते थे जिस समय पर नागेंद्र सिंह बतौर विधायक कांग्रेस विधायक दल में बैठा करते थे। समझने की कोशिश करेंगे क्या नागेंद्र सिंह के इसी हश्र की कल्पना बालेंदु शुक्ल जी ने उस समय पर की थी। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे नागेंद्र सिंह चक्रव्यूह में उलझे दिखाई देते हैं, ऐसे शंकरलाल तिवारी भी लंबे समय से चक्रव्यूह में ही दिखाई दिए। समझेंगे कि एक ब्राह्मण एक ठाकुर आपस में द्वंद्व के स्थान पर एक साथ बैठे हुए क्यों दिखाई देते हैं। जयराम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। विंध्य क्षेत्र की सियासत के संदर्भ में इंसाइक्लोपीडिया उनको माना जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसी हर गुत्थी को सुलझाने के लिए हम उनके दरवाजे पर रहते हैं, तो इस बार भी उनके साथ हैं। और इन सबके बीच में इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बने मनीष त्रिपाठी जी, हमारे समाचार संपादक भोपाल से, वह भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बालेंदु शुक्ल जी से ही करते हैं और बालेंदु जी से समझने की कोशिश करते हैं कि जिन नागेंद्र सिंह को आपने विधायक के तौर पर 1985 से 90 के दौर में देखा था, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता यहीं तक पहुंचने की आपने भी महसूस की थी? वह अपनी क्षमताओं के अनुसार ही मुकाम तक पहुंचे, या आपको लगता है कि वक्त ने उनके साथ निभा नहीं किया या वक्त के साथ उन्होंने निभा नहीं किया, इसलिए ऐसी स्थिति दिखती है? बालेंदु राजनीति में अपन ये सोच के चले कि आदमी राजनीति में जो है जी वो क्या चाहता है, जी उसका लक्ष्य क्या समझा जाए। अपन कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में, तो जो चक्रव्यूह में फंसे थे, आज आम जनता उनके बारे में क्या सोचती है? बुरा सोचती है या ठीक सोचती है? जी तो ये कहना कि वो चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ये कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। जी दूसरी चीज, अभी इन्होंने एक शेर किसी ने मैडम ने सुनाया था, जी तो एक और मुझे शेर याद आया जी कि मंजिल मिले मिले न मिले, जी मंजिल मिले मिले न मिले, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। क्या बात। तो हमारे साथी ये मंजिल की जुस्तजू में चल रहे जी। हैं। अब मंजिल तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन ये बहुत जरूरी आवश्यक है कि हम उस दिशा में चल रहे हैं। जी और हमारे ये साथी जो आज 80 साल के होने जा रहे हैं, मैं इनको युवा के रूप में मानता हूँ। जब मैं मंत्री था, मेरी इनसे कोई मित्रता दोस्ती नहीं थी, जी लेकिन मैं इनके व्यक्तित्व से परिचित था। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, यहाँ तक कि जो कपड़े भी पहनते थे जी तो बड़े स्पोर्टिश स्टाइल के पहनते थे। देखने में लगता था कि कोई खिलाड़ी व्यक्ति है। तो मैंने उस रूप में इनको देखा हुआ है और ये निरंतर राजनीति में रहे। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि राजनीति में आकर के हमें क्या करना है। आज राजनीति का संदर्भ थोड़ा सा बदल गया है। जी हम विधायक बन जाए, हम मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हर आदमी की इच्छा होती कि वो जिस लाइन में चल रहा है उस पर ऊंचे से ऊंचे पद पे जाए। लेकिन ये भी सही है कि हर कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन ये उसकी असली मंजिल है नहीं। जी मैं समझता हूँ नागेंद्र सिंह जी ने अपने जीवन काल में अगर 4 बार लोगों का मन जीता है, चुनाव जीते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसी दिशा में अगर आज भी वो चल रहे हैं तो 80 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, जी क्योंकि मैं भी उसके आसपास ही हूँ मैं। जी लेकिन आदमी का जीवन के प्रति रुख क्या है, जी काम क्या है, क्या काम कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं समझता हूँ कि अभी हम बैठे हुए थोड़ी देर पहले आपके चक्रव्यूह में आने के पहले जी। चर्चा कर रहे थे कि बुढ़ापे की उम्र क्या है। जी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। कोई 50 साल में बूढ़ा हो जाता है और कोई 80 में टनाटन रहता है। जी तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये साथी आज भी टनाटन है और अपनी दिशा में बढ़ रहा है। मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। बालेंदु जी, एक बड़ा अंतर है। असल में क्या है कि आपने कहा कि बुढ़ापे की कोई उम्र नहीं होती, कोई 50 में तो कोई 80 में भी बड़ा फिट है। ये कांग्रेस और भाजपा का अंतर है। कांग्रेस में 80 साल का आदमी भी जवान रह सकता है, लेकिन भाजपा में 75 के बाद में जवान कहलाने की इजाजत नहीं है। और नागेंद्र सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। आपसे समझना जो चाहता हूं वो ये है कि जब वो कांग्रेस का हिस्सा थे, 1985 में उन्हें टिकट मिली, पर 1990 में पार्टी ने उन्हें मैदान में नहीं उतारा, 1993 में भी मैदान में नहीं उतारा। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से तौबा की, भाजपा का दामन थामा और 2003 में भाजपा ने उन्हें मैदान में उतार दिया।
भाजपा के टिकट पर वह 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें ना तो संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया, नहीं सत्ता में कोई स्थान दिया। आपसे समझना ये चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने लगभग उनके साथ समान किस्म का व्यवहार किया। आप समझ पाए क्या कि आखिर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? खासतौर पर भाजपा में पहली बार के चुने हुए लोगों की शपथ करा दी मंत्री पद के संदर्भ में, पर नागेंद्र सिंह उम्र, अनुभव, सब दृष्टियों से इतनी वरिष्ठता लेने के बाद भी कभी शपथ का मौका नहीं पाए। क्या कहें इसे? हालांकि ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो जी लेकिन ये सवाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी की किसी वरिष्ठ नेता से करते जी। तो बेहतर होता। जी। लेकिन मेरे पूर्व साथी ने अभी क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है जी और कांग्रेस पार्टी का सोच विस्तृत है। जी। कांग्रेस पार्टी बड़े विस्तारित रूप से सोचती है। हिंदू, मुसलमान, जाति, इसके आधार पर पार्टी नहीं चलती, उम्र के हिसाब से भी नहीं चलती है। वो ये देखती है कि कोई आदमी किसी काम के लिए फिट है कि नहीं है। जी अगर वो उस काम के लिए दुरुस्त है, सही है, तो उसको मौका मिलता है। जी अब ये भारतीय जनता पार्टी कोई शासकीय पार्टी नहीं है जी। कि 60 साल की उम्र में किसी को रिटायर कर दिया जाए। राजनीति में ये स्थिति नहीं होती है। आदमी, मैंने कहा ना कि वो 80 साल में नौजवान बना हुआ है, जी। उसको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मौका क्यों नहीं दिया? तो मेरे पूर्व साथी ने कहा था कि वो पार्टी में लेते समय तो बड़ा मोहब्बत से बात करती है, लेकिन आगे फिर उसके अनुरूप उसको सहारा नहीं देती है। हालांकि पिछले दिनों में अपन ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ये नियम भी तोड़े हैं। हमारे ही इलाके के सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो उन्होंने अपनी सारी मान्यताएं रद्द करते हुए रेवड़ी सरी की बांटी थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो नहीं रही। और आज भी जो पिछले चुनाव हुए वो ये दर्शाते हैं कि अब लोगों को कांग्रेस के प्रति श्रद्धा और हो रही है। वो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी एक सीमित सोच की सरकार है, सीमित सोच की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कि कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होगा और कांग्रेस को विजय मिलेगी। तो कुल मिलाकर नागेंद्र सिंह का कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर बालेंदु जी को ये उम्मीद जरूर है कि कांग्रेस का भला जरूर होगा। लेकिन शंकरलाल तिवारी जी के पास में चलता हूं, उनके साथी हैं नागेंद्र सिंह जी। समझने की कोशिश करता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमें बता रहे थे भाजपा पार्टी ऐसी है, लेते समय चॉकलेट दिखाती है, बाद में चक्रव्यूह में फंसाती है। क्या कहते हैं शंकरलाल जी? ठीक किया नागेंद्र सिंह जी के साथ आप लोगों ने, और जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। भूपेन जी अत्यंत बुद्धिजीवी प्रवक्ता है कांग्रेस के, सुपरमैन जिसको कहते हैं जी। तो वो तो हवा में लठ चलाते हैं, कब किसको क्या कहें, किस प्रश्न का क्या उत्तर दे, बहस को कहाँ मोड़ ले जाए जी इसमें भूपेन जी काफी सानी है, उनका कोई सानी नहीं। जी अब रही आदरणीय बालेन जी की बात, जी तो मैं अभी सुन रहा था, मुझे थोड़ी अच्छा भी लग रहा था। बालेन जी मेरे वरिष्ठ है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको भी, बालेन जी को भी, अन्य सभी मित्रों को। जयराम जी बैठे हैं। बालेन जी को दोनों दलों का अनुभव है। जी कांग्रेस में क्या खटरास हुई और क्यों बालेन जी बीजेपी में आ गए। जी मेरे नेता है, उनका अपना निर्णय था, मैंने उस निर्णय के भी स्वागत किया, अभी जो करेंगे उसका भी स्वागत करता हूँ। जी तो अभी उन्होंने काफी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें बताई जी और फिर देखिए उन्होंने बड़े प्रेम से भाजपा का पतन भी बता दिया और फिर आपने कह भी दिया कि उम्मीद है उनको कि कांग्रेस जाएगी, भाजपा जाएगी। जी मैं ये कह रहा था कि नागेंद्र सिंह जी एक बहुत ही स्वाभिमानी नेता, जी उनके चेहरे से, उनके बैठने उठने से, जैसा अभी आदरणीय बालेन जी खुद कह रहे हैं, जी उनका चलना फिरना, बैठना उठना, उनके बात करने का तरीका, ये सब कहीं न कहीं अब उनकी बातचीत से कॉमन मैन से उनको अपने ऊपर उठाता है, उनके ये सारी चीजें। जी और कॉमन मैन से ऊपर उठाने का मतलब धन संपत्ति ऐसा कुछ नहीं। कॉमन मैन से मतलब बहुत गंभीर आदमी है, क्षेत्र के प्रति उनकी चिंता जो रही है, जी उस चिंता का ही परिणाम है कि आप देख रहे हो कि सारे प्रयास होते हैं राजनीति में सबको हराने निपटाने के, पर इसके बावजूद भी नागेंद्र सिंह जी रीवा में अंगद की तरह पांव जमा करके बैठे। जी कांग्रेस का उनको भी अनुभव रहा और कांग्रेस में बहुत अच्छा होता था, इसलिए नागेंद्र सिंह जी भाजपा में आ गए, ऐसा नहीं है। जी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको हर्ट किया होगा। नहीं तो एक जमाने में आदरणीय मेरे
हिमांशु जी भी शायद यहीं रहे हैं, रीवा संभाग में मेरे सतनम। जी उस समय अर्जुन सिंह के एक बड़े लेफ्टिनेंट के रूप में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नागेंद्र सिंह जी जाने जाते जी और बड़े वफादार लोगों में। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई कांग्रेस में छल हुआ होगा, जी कोई ना कोई बात हुई होगी, वो बीजेपी में आए। अब रही बात, बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया, बीजेपी ने उनको और अन्य दायित्व क्यों नहीं दिए, ये आज का विषय है। जी जहां तक चक्रव्यूह की बात है, तो चक्रव्यूह ये हम सबका, श्रोताओं का और हमारे चैनल का, INH का एक कॉलम है, जी जो आप जैसे लोग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं और एक से एक वक्ता बुलाते हैं। मैं तो बहुत सामान्य कार्य करता हूँ, आपके स्नेह से बैठ जाता हूँ। जी पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक बात तो आप मानिए, बीजेपी की, बालन जी भी मेरी ऊपर कृपा करें, कि 4 बार लगातार उनको टिकट दी गई। जी ये क्या पार्टी की स्वीकारोक्ति नहीं है? जी जहां तक मंत्री बनाने का प्रश्न है माननी, वहां आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मंत्री बनाने के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेसी संस्कारों को खत्म करने का बीड़ा उठाया, और विशेष करके उन संस्कारों को जो कुसंस्कारों के रूप में। जी यूपी में 100 से ऊपर के मंत्रिमंडल बनते थे, मध्य प्रदेश में 40-40, 50-50 के मंत्री बनते थे। उन्होंने परिवार नियोजन कर दिया इसका और कह दिया दसमांश ही बनेंगे, और नतीजा ये है कि सभी जिलों को PM प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बने। जी और इसलिए कहीं न कहीं न्याय अन्याय की बात नहीं है। ऐसे तमाम लोग जो 2-2 बार मंत्री रहे, अब जी इस बार मंत्रिमंडल बना, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी का, और गौरी शंकर जी बिसेन कितने वरिष्ठ हैं और नहीं बन पाए मंत्री। ऐसे कई लोग हैं, अजय बिश्नोई, ये कई लोग। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पार्टी उनकी वरिष्ठता, पार्टी उनकी स्वीकारोक्ति नहीं मानती, वो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कोई विधायक बीजेपी का आज तक किसी कांड में, किसी बकवास में, भ्रष्टाचार में कहीं नहीं चक्रव्यूह में। शंकर लाल जी, वो थोड़ा जन- रुकते हैं। आपने सारी कहानी कही पर मुद्दे पे आने की कोशिश नहीं की। इतना बता दो आप तो कि नागेंद्र सिंह में ऐसी क्या खामी थी जिसके चलते पार्टी ने उन्हें मंत्री के लायक भी नहीं समझा और संगठन में किसी पद के लायक भी नहीं समझा। इतना समझाएं। पहली बार के चुने हुए राजेंद्र शुक्ल के ऊपर पार्टी भरोसा कर पाई और लगातार उन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखा था। नागेंद्र सिंह को एक बार भी नहीं रखा। आप गौरी शंकर बिसेन का उल्लेख कर रहे हैं, अजय बिश्नोई का उल्लेख कर लीजिए, और भी तमाम नामों का। बीच बीच में मौका तो मिला, नागेंद्र सिंह जी को एक बार भी मौका नहीं मिला। जिनके विषय में बता रहे हैं शंकर लाल तिवारी, कॉमन मैन से भी ऊपर हैं। उनका उठना बैठना चलना, स्वाभिमानी आदमी है। क्या स्वाभिमान खटक गया भाजपा को? ये स्वाभिमानी आदमी हमारे बीच में स्थान पाएगा, इसीलिए इसको औकात में रखा जाएगा। क्या ये दृष्टिकोण रहा? मैं आपको यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बनाने में नेतृत्व की कठिनाई रहती है कि वो एक संभाग से 1 या 2 मंत्री बना ले। हमारे यहाँ जिले 54 है, मंत्री हम बना सकते हैं 35, 230 दसमांश बना सकते हैं, जी और इस ना 30-35। अब इस स्थिति में सभी जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाते, और इस नाते कुछ कठिनाइयां राजनीतिक रही होंगी जिनका मैं उत्तर देने का हकदार भी नहीं हूं, क्योंकि CM का भी उसमें प्रिविलेज रहता है और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का भी रहता है। पर यह बड़ी साफ है कि नागेंद्र सिंह जी विधायक रहने के बावजूद 4 बार का विधायक, ये समझ लीजिए, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, किसी मंत्री से कम नहीं होता। और पार्टी में भी उसकी प्रतिष्ठा उन तमाम लोगों से अधिक होती है जो मंत्री भले बन जाए पर क्षेत्र के अंदर उनकी पकड़ अबूझ रहे। अरे, मैं जयराम शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करता हूं। शंकर लाल तिवारी जी, आप तो साफ बात कहने के लिए ख्यात हैं, भविष्य को लेकर बहुत चिंता नहीं होगी पार्टी में, तो इसका भी साफ उत्तर देंगे। क्या आप मानते हैं कि नागेंद्र सिंह के साथ न्याय हुआ है, या आप मानते हैं कि उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी वरिष्ठता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय तो हुआ है? सीधा सवाल। नहीं, जहां तक मेरी चिंता का सवाल है, तहां तक तो मेरी चिंता आप खुद करते हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं, जब मैं कुछ था भी नहीं जी पर नागेंद्र सिंह जी के मामले में मेरा ये कतई कहना नहीं है कि कोई अन्याय हुआ है। ये ठीक है कि जिस योग्यता, जिस क्षमता को वो रखते थे, उस क्षमता और उस योग्यता को अवसर नहीं मिला, और उसके कारण भी मैंने आपको पहले तो बताया। अफसर नहीं मिला, लेकिन अफसर का ना मिलना अन्याय के तौर पर मत देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता शंकर लाल तिवारी का कहना है, यही भाजपा है। सब कुछ भी हो जाए तो भी कहना है नहीं नहीं नहीं, कोई अन्याय नहीं हुआ है।
लेकिन क्या जयराम शुक्ला हमारे साथ में है, वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या जनता भी इसी नजरिए के साथ है कि नागेंद्र सिंह की हैसियत या नागेंद्र सिंह का स्तर एक विधायक तक ही ठीक था, इससे ऊपर की बात नहीं थी? तो शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं अवसर नहीं मिला, अच्छी बात है, पर कोई अन्याय नहीं हुआ। या जयराम जी आप मानते हैं अन्याय तो हुआ, पर अन्याय की वजह क्या हुई? क्यों पार्टी ने 90, 93, 98 में टिकट नहीं दी, और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने एक विधायक से ऊपर की हैसियत प्रदान करने की कोशिश नहीं की? जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। लाल जी ने बड़े विस्तार से बताया और आदरणीय वालेंद्र जी ने भी नागेंद्र जी की शख्सियत के बारे में बताया। दरअसल नागेंद्र जी हमारे रीवा के, हमारे विंध्य के ऐसे नेताओं में से हैं जिनको मैं ये मानता हूँ कि रीवा की राजनीति में शत्रुघ्न सिंह तिवारी, मुनि प्रसाद और श्रीनिवास तिवारी के बाद यदि किसी नेता को हम एक समग्र रूप से मूल्यांकित कर सकते हैं, उनमें से नागेंद्र सिंह प्रथम है। नागेंद्र सिंह और प्रेमलाल जी ये पीढ़ी के ऐसे नेताओं में से थे जिनमें हम काफी उम्मीद आगे चलकर देख रहे थे। लेकिन नागेंद्र सिंह जी कांग्रेस की राजनीति में, जिससे कहते हैं ना कि शिखर में सीधे पहुंच जाने के बाद फिर ऊपर उठने का बहुत ज्यादा इसको बचता नहीं है। जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो अब नागेंद्र सिंह जी छात्र जीवन में इतना बड़े ग्लैमरस के साथ नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, और इसके बाद जब 1985 का चुनाव आता है तो वो रीवा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको गुड़ से जाना पड़ता है। और दरअसल नागेंद्र सिंह जी के हृदय से रीवा और रीवा शहर निकल ही नहीं पाया, आज तक नहीं निकल पाया। 1990 में उनको टिकट काटी नहीं गई थी जी। जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी मित्रता है नागेंद्र जी से, 1990 की टिकट नागेंद्र सिंह जी ने डिनाई कर दी थी कि हम गुड़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम रीवा से ही लड़ेंगे, आप हमको रीवा से दीजिए। तो फिर उनके बदले वो टिकट दूसरे को गई। 93 में वो जरूर चाहते थे कि उनको गुड़ से टिकट मिले, लेकिन राजनीति में एक बार मना कर देने का अर्थ तो सभी जानते हैं। राजनीति में मना करने के बाद आदमी बहुत मीलों पीछे चला जाता है। लेकिन 1985 से और 90 के बीच में उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ वो बहुत से लोगों के लिए, मैं संकेतों में बात करूंगा, बहुत से लोगों के लिए खतरे का एक अलार्म एक तरीके से था। आपने देखा होगा कि 1990 में नागेंद्र सिंह, हर्ष सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, शंकर प्रताप सिंह, राम प्रताप सिंह, यहाँ तक कि यादवेंद्र सिंह, एक तरीके से ऐसे होनहार जो कि क्षत्रिय वर्ग से आने वाले नेता थे, उनकी टिकटें काटी गई। क्यों काटी गई ये ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, शंकर लाल जी बेहतर जानते होंगे। लेकिन 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आने में उनको जरा देर हो गई। वो अर्जुन सिंह जी के साथ तिवारी कांग्रेस में गए। एक वाकया मुझे याद है कि तिवारी का ये गुड़ में बाई इलेक्शन होने थे। बाई इलेक्शन मतलब वहां से जो विधायक थे बुद्ध सिंह पटेल जी, वो बीएसपी की टिकट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे। इधर तिवारी कांग्रेस थी, बीएसपी थी और भारतीय जनता पार्टी थी। नागेंद्र सिंह जी स्वाभाविक उम्मीदवार थे गुड़ के, लेकिन अचानक उनकी टिकट उस बाई इलेक्शन में भी काट दी गई और वो टिकट दे दी गई ज्ञानेंद्र सिंह जी को। तो पहली बार नागेंद्र सिंह जी का अर्जुन सिंह जी से इस घटनाक्रम से मोह भंग हुआ, और मुझे लगता है कि ये 97 की बात है जी। और इसके बाद वो एक वर्ष ये इनके बड़ी कसमसाहट में बीते। और एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि यहाँ की राजनीति में नागेंद्र सिंह चूंकि अर्जुन सिंह जी के साथ रहते थे, इसलिए उनको श्रीनिवास तिवारी का विरोधी माना जाता था जी। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद नागेंद्र सिंह जी श्रीनिवास तिवारी के भी काफी करीब रहे, जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए, उससे पहले रमाकांत तिवारी जी जो कि कांग्रेस से 2 बार एमएलए रह चुके थे, वो आ चुके थे। उनसे पहले चंद्रमणि त्रिपाठी जी आ चुके थे, और थोड़ा पहले राजेंद्र शुक्ल जी की भी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी थी। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो लॉट
रीवा से गया, भले ही वरिष्ठ रहे हों नागेंद्र सिंह जी, लेकिन उस वरिष्ठता क्रम में चंद्रमणि त्रिपाठी इनके आगे रहे, रमाकांत तिवारी इनके आगे रहे, राजेंद्र शुक्ल जी भी इनके आगे रहे। इसके बाद 2003 में जब ये सब विधायक बनते हैं, फिर से नागेंद्र सिंह जी भी विधायक बनते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी भी विधायक बनते हैं और रमाकांत जी भी विधायक बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके होते हैं आदरणीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी। अब ये 4 नेताओं के बीच में से तवज्जो या किसका चयन किया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में इस क्षेत्र के नेताओं के प्रतिनिधि के रूप में। 2003 में उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री बनी जी, तो उन्होंने रमाकांत तिवारी को अपनी कैबिनेट बर्थ में चुना और रमाकांत तिवारी को इतने महत्वपूर्ण विभाग दे दिए, संस्कृत विभाग रमाकांत तिवारी को, उच्च शिक्षा विभाग रमाकांत तिवारी को और भी तकनीकी शिक्षा विभाग। तो कुल मिलाकर रमाकांत तिवारी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा उमा जी ने कर दी। और इसके बाद चूंकि 2003 के चुनाव में बाबूलाल गौर और राजेंद्र शुक्ल 2 ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकर नेता थे जो 60 और 61 हजार के मतों के अंतर से जीते थे, क्योंकि रीवा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती थी जी, और वो भी एक राजवंश के उत्तराधिकारी पुष्पराज सिंह जी को हरा के। तो निश्चित तौर पे लोगों का जो ध्यान है वो राजेंद्र शुक्ला पर गया और राजेंद्र शुक्ला को लंबी रेस का घोड़ा मानते हुए इनको अपनी पहले तो राज्य मंत्री बने ये उमा भारती जी के उसमें, इसके बाद जब शिवराज सिंह जी आए तो शिवराज सिंह जी ने इनको ड्रॉप किया, फिर जब दूसरी बार जीते तो इसके बाद से ये कंटिन्यू करते रहे। तो दरअसल एक तो जो उम्र की सीनियरिटी अलग होती है, राजनीति के अनुभव की सीनियरिटी अलग होती है और किसी राजनीतिक दल में पहुंचने के बाद की सीनियरिटी का आकलन अलग होता है। ये मुझे नागेंद्र सिंह जी के प्रकरण में देखने को मिला। तो जब यहाँ की बढ़त, एक तो राजेंद्र को लंबी रेस का घोड़ा मान के भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए पॉलिटिकली जी, रमाकांत तिवारी थे, चंद्रमणि त्रिपाठी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देखने लगे। तो अब नागेंद्र सिंह जी के लिए ये संक्रमण काल, ये सैंडविचिंग पोजीशन में नागेंद्र सिंह जी आ गए। बार बार चुनाव जीतने के बाद भी, इतना मजबूत पकड़ रखने के बावजूद भी मैं मानता हूं, मैंने कभी नागेंद्र सिंह जी को ठाकुरों का नेता नहीं माना। नागेंद्र सिंह जी के सब पूरे समग्र समाज से बराबरी के रिश्ते रहते थे। रीवा शहर में उनको एक बड़ा सेकुलर चेहरे के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है और गुड़ विधानसभा तो ब्राह्मण बाहुल्य है, वहाँ से इनको विश्वास मिलता रहा है, वहाँ से ये जीतते रहे हैं और वहाँ इनके सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो एक हम इनको योग और संयोग की बात करते हैं, मतलब एक टाइमिंग, कुल मिला के भाग्य ही साथ नहीं दिया। आपकी पूरे मर्म से समझ में आ रहा है, हर दृष्टि से अनुभव में वरिष्ठ थे पर भाजपा में आने में लेट हो गए तो वरिष्ठता क्रम में पीछे रह गए। पर आपसे जानना ये चाहता हूं जयराम शुक्ला जी, क्या कुर्मी ब्राह्मण का गठजोड़ की जो सियासत भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र में की, क्या उसका शिकार नागेंद्र सिंह हो गए? भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत सतना रीवा क्षेत्र के अंतर्गत ब्राह्मण और कुर्मी का समीकरण बिठाया और उसमें ठाकुरों को हाशिए पर रख दिया। क्या नागेंद्र सिंह के संदर्भ में आपको नहीं लगता है ठाकुरों को हाशिए पर रखा जाना भी एक कारण रहा? ये इस बात से मैं सहमत हूँ। शिवराज सिंह जी के आने के बाद ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई। यद्यपि एक ओबीसी चेहरा उमा जी थी और उमा जी के आने के बाद से जो ओबीसी का जो कभी विंध्य क्षेत्र में समाजवाद का मजबूत आधार हुआ करता था, वो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया था। तो उसको वापस लाने का काम उमा भारती ने किया और फिर इस पोलराइजेशन की प्रक्रिया को शिवराज सिंह जी ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो एक सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक बड़ी यहाँ पे कोशिश हुई, जैसा कि आप कह रहे हैं ब्राह्मण कुंभी कंबाइन की जो जातीय राजनीति है, तो निश्चित तौर पे उसका भी असर हुआ। हालांकि इस संदर्भ में शंकरलाल तिवारी जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं, मुझे जाना मनीष त्रिपाठी के पास है, लेकिन शंकरलाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। शंकरलाल जी की कोई असहमति या सहमति है? मेरी व्यक्तिगत बात है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है जी। ये माननीय ठाकरे जी के समय किया गया, आपकी बात बहुत सच है जी। सकलेचा जी के चुनाव हारने के बाद किया गया जी, और जन समर्थन बढ़ाने के लिए। और रामानंद सिंह जी को जयराम जी मेरे ठीक कह रहे थे, शिवराज जी के समय में तेज हुआ। और पहली बार ये रामानंद सिंह के टाइम में जो अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर
13 दिन का फिर 1 साल का बने, उस समय किया गया। और पहला चुनाव रामानंद सिंह जी यहाँ से जीते और दूसरा चुनाव भी रामानंद सिंह जी जीते। फिर दूसरा चुनाव कम वोटों से जीतने के कारण 2-2,500 से जीते थे लोकसभा, कम वोटों से जीतने के कारण, और गणेश सिंह जी को लिया गया और गणेश सिंह जी निरंतर यहाँ उसी समीकरण के मुताबिक तो चुनाव जीतते कुल मिला के थे। समीकरण का शिकार तो हुए नागेंद्र सिंह जी। शंकरलाल तिवारी मोहर लगा रहे हमारे आकलन के साथ में। लगातार रीवा में ब्राह्मण सांसद के तौर पर और सतना में कुर्मी और ठाकुर हाशिए पर, हर जगह पर। लेकिन मैं समझना ये चाहता हूं, जिसके लिए मनीष त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। हम चिंता कर रहे हैं नागेंद्र सिंह की शख्सियत के संदर्भ में। बालेंद्र जी हमें बता रहे हैं तकरीबन 35 साल पुराना साथ था बालेंद्र जी का, पर बालेंद्र जी के जहन में अंकित है वो शख्स कैसा था, क्या उसका अंदाज था। 35 साल बाद भी बालेंद्र शुक्ल भूल नहीं रहे हैं कि उनका उस समय का साथी विधायक किस तौर तरीके के साथ में रहा करता था। लेकिन 25 साल से भाजपा का हिस्सा होने के बाद भी क्या भाजपा में कोई चिंता करता है नागेंद्र सिंह किस हैसियत में है, क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? क्या भोपाल के भाजपा मुख्यालय में नागेंद्र सिंह की हैसियत को लेकर कोई चिंता करता है? मनीष त्रिपाठी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, कुछ कहेंगे इस पर? मैं जयराम शुक्ला जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ठाकुर नेता के रूप में नहीं देखा क्षेत्र को। मैं भी उसी रीवा शहर से आता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, पारिवारिक रूप से भी उनको जानता हूं। लेकिन रीवा इलाके में आज भी उनके नाम के साथ ठाकुर नेता का ठप्पा है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। किसी भी ब्राह्मण से पूछ लीजिए, वहां के जो ठीक ठाक पोजीशन में राजनीति में सक्रिय है, वो ठप्पा उनके ऊपर है। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने कहा कि बीजेपी ऑफिस में हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि नागेंद्र सिंह को क्या मिला क्या नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला, ये तो हमने स्वीकार कर लिया कि ये वजह रही, जातिगत समीकरण रहा, कुर्मी ब्राह्मण बाहुल्य रहा, मंत्री सरकार में जगह नहीं मिली, लेकिन संगठन में उनको जगह क्यों नहीं दी, इसका जवाब भी तो किसी को देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, अगर वो सरकार में जाने लायक नहीं थे या सरकार की ऐसी स्थिति, संगठन में तो ऐसा कोई बैरियर नहीं था कि क्षत्रिय है तो इनको संगठन में बड़ा पद नहीं दिया जाएगा, या ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं इसलिए इनको संगठन में बड़ा पद न दिया जाए। तो नागेंद्र सिंह जी को एक बार 2003-04 में जब वो कार्य समिति के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए गए थे, उसके बाद से संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। और जयराम शुक्ल जी ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला के उभार के बाद उनका डाउनफॉल हुआ, तो रमाकांत तिवारी के जाने के बाद जो जगह खाली हुई उस पर उनके बारे में विचार क्यों नहीं किया गया? तो मेरा सीधा सीधा आकलन ये है कि जो भी लोग बाद में कांग्रेस में से छोड़ के बीजेपी में आए, उनके साथ खासकर रीवा क्षेत्र में गिरीश गौतम जी को देख लीजिए, उनको भी इस काल में जाके वो सम्मान, वो पद प्राप्त हुआ जिसके लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ा। वही हाल कुछ नागेंद्र सिंह जी का भी है। हालांकि वो इतने मुखर विरोधी और उस तरह के रूप में विरोध की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। शांत स्वभाव और शालीन राजनीति जो उनके बारे में शुरू से कहा जा रहा है, क्षेत्र में पकड़ रखने वाले, लेकिन शायद उनका बहुत ज्यादा मुखर न होना भी उनके खिलाफ गया और पार्टी में और सरकार में उनको जगह नहीं मिली, तो इसलिए उनको जगह नहीं मिली। वो बहुत मुखरता के साथ अपनी बात नहीं कहे। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ बालेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि नागेंद्र सिंह ने गलती तो तभी कर दी थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य खोजा? जब 90 में उन्होंने अपनी सीट बदलना चाही, सीट पे अनुमति नहीं मिली, एक भूल उस समय दिखाई देती है। क्या उनका भाजपा में जाना भी आपको भूल के तौर पे दिखाई देता है? आपने भी भाजपा में कुछ दिन गुजारे हैं, शंकरलाल तिवारी जी बता रहे हैं, क्या बोलता है आपका अनुभव? भाजपा के दरवाजे से अंदर जाना कांग्रेसियों के लिए भूल रहती है? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की पद्धति अब बदलती जा रही है जी। किसी बात के लिए जो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, अब उसके अंदर अवसाद की बात ज्यादा होने लग गई है जी। ये कहना कि कांग्रेस से कोई भारतीय जनता पार्टी में गया तो उसका अवसर नहीं मिला। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में ये अभी की बात है जी। जो आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको अच्छे से अच्छे पद दिए गए, मंत्री बनाया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया, तो तमाम पद दे दिए गए जी। मैं समझता हूं कि जितनी भी चर्चा हुई और हमारे रीवा के साथियों ने जो बातें कही, उन सबको देखते हुए ये कहना औचित्यपूर्ण होगा कि नागेंद्र सिंह के साथ ज्यादती हुई है, उनको वो पद नहीं दिया गया जिसके वो काबिल थे। वहां के जातिगत समीकरण कुछ भी रहे हो, उसके बावजूद भी नागेंद्र सिंह जी अगर 4 बार
चुनाव जीते हैं तो हर जाति का उनको सहयोग मिला होगा, तभी उनको विजय मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, ये उनके साथ भूल की गई और उनके संग सही व्यवहार नहीं किया गया। एक बात और पूछना चाहता हूं बालेंद्र जी, हमें जयराम शुक्ला जी कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने में देरी कर दी, पहले और नेता आ गए, उसके बाद में वो आए। क्या आप जयराम शुक्ला जी के साथ है या आपका कहना है कि नागिन सिंह ने भाजपा ज्वाइन करने में जल्दबाजी कर दी, खाम में 1998 में भाजपा का हिस्सा हो गए, 2018-19 में अगर भाजपा का हिस्सा हुए होते तो आप जो बता रहे हैं कि भाजपा बदल गई है, इतने बढ़िया बढ़िया अफसर मिल रहे हैं, तो आप किस विचार के साथ हैं? नागिन सिंह जी ने जल्दबाजी की या देरी की? जयराम शुक्ला जी बता रहे हैं देरी की, आपका आकलन बता रहा है कि अब सही समय भाजपा में जाने का। अगर कांग्रेस में आप छुरा घोंप दो तो बहुत अच्छे अफसर आपको मिल सकते हैं, ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस आकलन के साथ है? नागिन सिंह जी ने जल्दबाजी की? देखिए, इतिहास बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। आजादी के बाद की स्थिति कुछ और थी, 10 साल बाद कुछ और हुई, 25 साल 30 साल बाद, अब आज जब 75-80 साल हमारे आजादी के हो गए हैं, तो हर चीज बदल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ तब्दीली आई है जी, जिसकी वजह से हम आज उस जगह पर नहीं हैं जहां हम पहले हुआ करते थे। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी जहां हुआ करती थी उससे बहुत ऊपर आई है, इस बात को हम स्वीकार करते हुए सत्यता भी है। लेकिन जब कोई भी दल अपने शिखर पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर अहम आ जाता है, फिर वो तब वो नीति नहीं देखती है, वो अपना फायदा देखती है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीतियों पर नहीं चल रही है, वो सत्ता का सुख पाने के लिए वो कदम उठाती है जो उसको राजनीतिक लाभ उठाए। अब रीवा संभाग में उनको क्या चीज सूट करती है, राजनीतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी को क्या सूट करता है, वो निर्णय लेती है, नीतिगत आधार पर निर्णय नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज नागिन सिंह जी की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो 2, 4, 5 साल पहले गए, बाद में गए, ये कहना आज की तारीख में तो बड़ा आसान है। आज से हम कहते हैं 100 साल पहले किसने क्या किया था, गलत किया था, सही किया था, ये आकलन करना भी औचित्यपूर्ण नहीं है। स्थिति यह है कि आज नागिन सिंह 80 साल की उम्र में होने जा रहे हैं और उन्होंने आम जनता का जो सहयोग प्राप्त किया है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि उनको कोई ना कोई अच्छा पद देते। अगर उनको नहीं दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। अब इस उम्र पे नागिन सिंह जी आगे क्या करना चाहेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता हूँ वो निश्चित तौर में सक्रिय रहेंगे और मैं आशा करता हूँ एक जनसेवक के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको पद दे सकती है और उनको प्रतिष्ठा दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करना नहीं चाह रही है। वो अब एक कम स्वभाव की पार्टी होगी, कमजोर पार्टी होगी वैचारिक तौर पे, और इसलिए उनके निर्णय अब सही नहीं होते और आने वाले दिनों में वो संकेत मिल रहे हैं। तो वैचारिक रूप से भाजपा कमजोर हो रही है, एक अफसर पार्टी के तौर पर तब्दील हो रही है, इसलिए नागिन सिंह जैसे लोगों की उपेक्षा हो रही है। कमोबेश बालेंद्र शुक्ल इस निष्कर्ष के साथ हमारे साथ है नागिन सिंह की हैसियत को लेकर। शंकर लाल तिवारी जी क्या कहेंगे? अब भी अड़े रहेंगे? नहीं, कोई जाति नहीं है, कमाल के आदमी है नागिन सिंह जी, और कमाल का व्यवहार आपकी पार्टी ने किया है उस कमाल के शख्स के साथ। क्यों शंकर लाल जी? नहीं, रहने का कोई सवाल ही नहीं है जी। वैचारिक रूप से हम मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं जी, यहाँ वैचारिक रूप का कोई मतलब ही नहीं था। सरकार, और आप कह रहे थे कि बीजेपी देखती है कि जहाँ सत्ता मिल जाए या जहाँ लाभ हो जाए। भैया कांग्रेस काहे के लिए राजनीति कर रही है? रामलीला कंपनी चला रही, भजन मंडली चला रही, पार्टी हम चला ही इसलिए रहे हैं कि हम सरकार में आए और सरकार में आकर के हम देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया शंकर लाल जी आपकी खुद की भाषा में। एक समय आप बोलते थे कि हम सियासत में सेवा के लिए हैं, अब आपकी अभिव्यक्ति बता रही है हम सियासत में मेवा के लिए हैं। ये सेवा से मेवा तक की यात्रा पर ही तो बालेंद्र शुक्ल जी कटाक्ष कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से कमजोर हो गई। आप तो अपनी दलील से उसकी पुष्टि कर दे रहे हैं। कांग्रेस ने कभी थोड़ी कहा कि हमारा मेवा से ऐतराज है, भाजपा कहती थी मेवा वेवा में हमारी दिलचस्पी नहीं है। कितना बदल गए आप? मेवा
में दिलचस्पी नहीं है जी, दिलचस्पी है भारत को बदलने में, जी, दिलचस्पी है गरीब के कल्याण में, दिलचस्पी है मजदूर किसान के कल्याण में। और वो दिलचस्पी हुई है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 16% ब्याज में किसान को कर्जा मिलता था। बताए कोई जो बैठे हैं, आज 0% में मध्य प्रदेश के अंदर किसान को पैसा मिल रहा है। हम ये करना चाहते थे। नहीं, क्या करना चाहते थे? पहले रिटायर हुए आदमी को 12%, 14% ब्याज मिलता था, अपनी जो भी पीएफ का पैसा मिलता था। आजकल 3% मिलना चाहता है। ये कर दिया आपने, इस पर भी तो ध्यान दीजिए। 16% को 0 कर दिया, ये याद है। 13% और 14% को 3% पे लाकर रख दिया। लोगों का बुढ़ापे में जीना मुश्किल कर दिया। इसके संदर्भ में कुछ ध्यान है कि नहीं है शंकरलाल जी? नहीं, इस तरह की बात बिल्कुल सही है, पर आप देख लीजिए ये कोरोना काल के कारण जो आर्थिक स्थिति देश की बनी वो आपके सामने। और सैनिकों का वेतन भत्ता पेंशन बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किया। चलिए, हम विषय से भ्रमित हो जाएंगे। अभी हम नागेंद्र सिंह जी पे चिंता कर लेते हैं। तो नागेंद्र सिंह जी के संदर्भ में क्या शंकरलाल जी आप नहीं मानते हैं कि पुनर्विचार की जरूरत है? उस शख्स के साथ न्याय करने की जरूरत है। उस शख्स को जो स्थान और सम्मान आपकी पार्टी के द्वारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिला। कमोबेश चर्चा में ये निष्कर्ष निकल रहा है। क्या आप इस निष्कर्ष से इत्तेफाक नहीं रखते? क्या आपकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के प्रति कोई सद्भावना नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि इस पार्टी के नेता के संदर्भ में इस उम्र में कम से कम न्याय हो जाए? शंकरलाल जी, मेरी पूरी सद्भावना है। मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि उनको और प्रतिष्ठा मिले। वो इसके योग्य है, सक्षम है। पर परिस्थितियों के आधार पर यदि उन्हें नहीं कर पाए हैं, अभी कोई स्थिति बनती है तो मेरे नेता को निश्चित रूप से, मैं नागेंद्र सिंह जी को अपना नेता भी मानता हूँ। उनकी हमेशा सबके लिए मदद और सलाह रहती, और इस नाते उनके भविष्य, उनके प्रति शुभकामनाएं। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ। एक बात बताओ शंकरलाल जी, आपका शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा से इतना भरोसा क्यों उठ गया है? आपने कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, पर आप अपने नेताओं से आग्रह नहीं करना चाहते कि भाई नागेंद्र सिंह जी के साथ न्याय करो। ये अपने नेताओं के प्रति इतना अविश्वास क्यों है? मेरी पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मैं उन पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? शिवराज जी मेरे नेता है, मैं उनका भरोसा नहीं करूंगा तो इससे करूंगा। इन दोनों का भरोसा करके मैं गौरवान्वित हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उसमें काम करने को। जी, मेरा सवाल क्या था? मैंने ये जानना चाहा कि अगर शिवराज सिंह और वीडी शर्मा पर आपको भरोसा है तो आप उनसे आग्रह क्यों नहीं करते कि नागेंद्र सिंह जी के साथ न्याय कीजिए? आप ईश्वर से क्यों प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं? ये सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता शंकरलाल तिवारी, 3 बार के विधायक, अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेताओं से आग्रह करने के स्थान पर ईश्वर पर भरोसा करने की, ईश्वर से आग्रह करने की, ईश्वर से प्रार्थना करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल कर लिया, अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति इतना अविश्वास क्यों? पार्टी भी अगर इस डिबेट को सुनेगी तो ये तो सोचेगी कि जो व्यक्ति ईश्वर से मांग रहा है तो उनसे न मांगने का प्रश्न है, ईश्वर दिलवाएगा तो उन्हीं के हाथों से दिलवाएगा। ऐसे भाव नहीं है मेरे। मेरा साफ कहना है कि नागेंद्र सिंह जी खूब आगे बढ़े, उनको खूब अवसर दे पार्टी। वो श्रेष्ठतम विधायक है, श्रेष्ठतम कार्यकर्ता, विधायक से बहुत आगे है वो आदमी। 4 बार जीतना कोई मजाक नहीं होता है। जैसा अभी जयराम जी ने कहा, अन्य मेरे मित्रों ने कहा, मेरी पूरी शुभकामना है। तो शंकरलाल जी कह रहे हैं 4 बार जीतना कोई मजाक नहीं होता है, पर 4 बार जीते हुए शख्स को केवल विधायक बनकर रखा हुआ है पार्टी ने, क्या ये मजाक नहीं है? जयराम शुक्ला जी, देखिए नागेंद्र सिंह जी कभी कभी क्या है, एक बड़ा, मैं अभी सोच रहा था, बड़ा योग संयोग भी कभी कभी आदमी को बहुत पीछे कर देता है। नागेंद्र सिंह जी की जब बात चलती थी तो एक नागेंद्र सिंह जी गुड़ के थे, वो इनसे भी, वो नागौद के थे, वो इनसे भी सीनियर थे। तो जब भी मंत्रिमंडल में विस्तार की बात होती थी तो नागेंद्र सिंह नागौद, उनकी वो चूंकि बहुत शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ से जुड़े हुए थे, वो पूरा खानदानी, वो पूरा राज परिवार खानदानी जनसंघ से जुड़ा रहा। तो जब कभी भी बात मंत्रिमंडल में शामिल करने की होती थी तो नागेंद्र सिंह नागौद का नाम आगे आ जाता था। ये हमारे इलाके में इसका बड़ा खेल हुआ। जैसे राजेंद्र शुक्ल जी हैं, तो राजेंद्र शुक्ल जी का नाम जैसे ही आ जाए तो केदारनाथ शुक्ल उसके डिसिसिव हो जाते थे, उनका नाम उनके पीछे चला जाता था। नागेंद्र सिंह जी को
मुख पृष्ठ में न आने के पीछे हमनाम होने का भी एक दुर्योग है, क्योंकि नागेंद्र सिंह नागौद और नागेंद्र सिंह गुड़ इस पर विचार होना शुरू हो जाता था। अब दोनों नागेंद्र सिंह को रखना जातीय राजनीति के हिसाब से ठीक होता नहीं था, तो नागेंद्र सिंह नागौद और नागेंद्र सिंह गुड़, तो इसमें नागेंद्र सिंह नागौद की जो वरिष्ठता है, उनके परिवार का जो योगदान है और जो उनका ये भी काफी आड़े आया। बड़ा रोचक प्रसंग हमारे साथ में जयराम शुक्ला जी जाहिर कर रहे हैं और ये बताता है कि नागेंद्र सिंह दरअसल अपनी किस्मत से लड़ते रहे हैं। परिस्थितियां हमेशा उनको प्रतिकूल हालात में ही डालती रही हैं। इस बार कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी, एक बार उनकी बात सुनते जी। शंकरलाल जी, एक शब्द जयराम जी ने एक वो आता था ना नाटक टीवी में जी, तो मेरे को डायलॉग याद आ रहा, सही पकड़ा जी, बस इतना ही कहूँगा। तो कुल मिला के सही पकड़े हैं जयराम जी, ऐसा शंकरलाल तिवारी जी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहता हूं, क्या जयराम शुक्ला जी आप इस निष्कर्ष के साथ में हैं कि नागेंद्र सिंह के साथ दिक्कत ये हो गई कि वो किसी को गॉडफादर नहीं बना पाए? सुंदरलाल पटवा उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले तो आए, पर 2003 जब नागेंद्र सिंह को विधानसभा में टिकट मिला, सुंदरलाल पटवा की सक्रिय राजनीति से विदाई हो गई। तो क्या एक गॉडफादर का अभाव नागेंद्र सिंह को उस मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया जो उनकी योग्यता के आधार पर पहुंचना चाहिए था? नागेंद्र सिंह की बताया ना कि टाइमिंग की वजह से मारे गए जी। वो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उस समय तो ऐसा लगा कि इनकी जो रफ्तार है वो इनको एवरेस्ट तक ले जाएगी, लेकिन बीच में आड़े आ गया, जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक प्रतिद्वंदिता आड़े आ गई। अजय सिंह जी राहुल तब चुराट के विधायक हो चुके थे और इसके बाद का जो किस्सा है वो मैंने बयान किया और लोग जानते हैं कि एक जो जातीय राजनीति विभिन्न क्षेत्र का जो कास्टिज्म का फ्लेवर है, उसमें ये उस समय यानी कि जब इनको आगे बढ़ना चाहिए था उस समय ये बढ़ नहीं पाए, ये अर्जुन सिंह जी के ही साथ रह गए। मेरा अपना मानना है कि यदि इस तरीके से भांप कर ये बोरा जी के साथ चले जाते, क्योंकि उस समय एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था और उसका ईपी सेंटर रीवा था, रीवा से ही जब मुख्यमंत्री जी बोरा थे तो नागेंद्र सिंह जी के ही नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चला था। इसके बाद फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बोरा जी और सिंधिया जी रीवा आए थे। उस समय नागेंद्र सिंह जी कम से कम 30, 35, 40 विधायकों को लीड करते थे और एक समूह, एक दबाव समूह बना के रखा था बोरा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन इसका प्रतिसाद जब 1988 में अर्जुन सिंह जी वापिस आते हैं मुख्यमंत्री बनके, तो इसका प्रतिसाद उनको नहीं मिलता। कायदे से उनको मंत्रिमंडल में एक बर्थ मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिली। तो कुल मिला के एक टाइमिंग के वजह से मारे गए नागेंद्र सिंह राजनीति के मंच पर। जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, बोरा जी के खिलाफ मुहिम चलाते थे नागेंद्र सिंह जी, उन बोरा के समर्थन में जो शख्स मुहिम चलाया करते थे वो बालेंद्र शुक्ल जी भी आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम सारी बातचीत को अगर देखते हैं तो एक बात समझ में आती है, महाभारत का जो पात्र अभिमन्यु के तौर पर हमारे बीच में है, उसके संदर्भ में बताया जाता था कि जितने महारथी थे उन सब ने उस अभिमन्यु को घेर कर मारा था। नागेंद्र सिंह के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में भी दृष्टि डालते हैं तो यह समझ में आता है कि हर तरफ से हर राजनेता ने नागेंद्र सिंह को घेर के रखा। नागेंद्र सिंह मारे तो नहीं गए, पर नागेंद्र सिंह चक्रव्यूह को भेद कर उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच सके जहां पहुंचने की उम्मीद उनकी क्षमताओं के आधार पर राजनीतिक प्रेक्षक रखा करते थे। क्या उम्र के 80वें वर्ष में पहुंचने जा रहे नागेंद्र सिंह उम्र के इस मुकाम पर चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? जानने में हमारी दिलचस्पी भी है। शंकरलाल तिवारी जी की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। बालेंदु जी भी विपरीत पार्टी में रहते हुए उनके प्रति शुभकामनाएं रख रहे हैं। क्या ये शुभकामनाएं काम आएंगी? और क्या ये शुभकामनाएं इतना काम आएंगी कि आज अभिमन्यु के तौर पर दिखाई दे रहा शख्स भविष्य में अर्जुन के तौर पर हम देख पाएंगे? जानने में दिलचस्पी है। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। नागेंद्र सिंह को केंद्र में रखकर जो रिपोर्ट हमारे साथी मनीष त्रिपाठी ने तैयार की थी उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखते हैं उसका दूसरा भाग। लेकिन इससे पहले मुझे दे दीजिए याद, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत को चक्रव्यूह में देखने के लिए। तब तक के लिए सदा प्रणाम। जिंदगी भर सियासी चक्रव्यूह में फंसे रहे 4 बार के विधायक नागेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर आखिर क्यों डामाडोल रहा?
इसको समझने के लिए वक्त के पहिए को घुमाकर पीछे ले जाना पड़ेगा। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर गुड़ से विधायक बनने के बाद नागेंद्र सिंह के करियर ने सही राह पकड़ ली थी, लेकिन रीवा का नेता बनने की इनकी ख्वाहिश ने इनको पीछे धकेल दिया। दरअसल नागेंद्र सिंह 1990 में रीवा सीट से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। रीवा से टिकट न मिलने पर इन्होंने गुड़ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। नागेंद्र सिंह की ये जिद कांग्रेस में उनके करियर पर ग्रहण लगाने वाली साबित हुई। पार्टी ने 1993 के चुनाव में नागेंद्र सिंह को गुड़ से टिकट नहीं दिया। इसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो अंत में इनको बीजेपी में ले गई। खुद को सभी जाति और वर्ग का नेता कहने वाले नागेंद्र सिंह के ऊपर क्षेत्रीय स्तर पर ठाकुर नेता होने का ठप्पा लगता चला गया। ऐसे हालात में वो बीजेपी में जाने के बाद भी विंध्य के नेता नहीं बन पाए। रीवा में ही भारतीय जनता पार्टी में रमाकांत तिवारी, चंद्रमणि त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ल इनसे वरिष्ठ थे। पहले रमाकांत तिवारी को उमा भारती की सरकार में मंत्री बनाया गया, दूसरी बार भी उनको मौका मिला। साथ ही राजेंद्र शुक्ल भी शिवराज सिंह की सरकार में कैबिनेट में जगह बनाने में सफल रहे। ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले रीवा जिले की सियासत में नागेंद्र सिंह सियासी रेस में लगातार पीछे होते चले गए। कांग्रेसी होने का टैग वो पूरी जिंदगी नहीं निकाल पाए, जिसके चलते राजनीति की बिसात में वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे रहे। शायद वो पार्टी के टॉप लीडरशिप के मन में अपने लिए भरोसा नहीं पैदा कर पाए और विधायक रहने के बाद भी न तो सरकार में न ही किसी निगम मंडल में स्थान पा सके। गुजारिश हमारी वो मान न सके, मजबूरी हमारी वो जान न सके। कहते हैं मरने के बाद भी याद रखेंगे, जीते जी जो हमें पहचान न सके। IRS 24/7 से भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बीना चुनाव में BD रजक को पार्षद पद पर ऐतिहासिक